नमस्कार। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपसे मुखातिब हैं। एक खास बात ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव एक ही दिन पहले हुआ है और नेशनल एग्जीक्यूटिव में कुछ बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं जो 5 राज्यों को चुनाव को लेके है, स्ट्रेटजी तय हुई है, रिज़ॉल्यूशंस हुए हैं, पॉलिटिकल हुए हैं, अन्य तरह के हुए हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कभी-कभी लगता है कि ऑफेंस अगर आपने कोई गलती की है, तो ठीक उसी गलती को बड़ी पॉजिटिव तरीके से दिखाना शुरू करें, तो वो गलती कम हो जाती है। ये इसका नतीजा मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव से नज़र आया। इसके पहले कि हम ये इसके बारे में बताएँ आपको, हम एक छोटा-सा किस्सा बताना चाहते हैं। आपने अपने टीवी चैनल में एक प्रोमो देखा होगा, किसी सीरियल का एक प्रोमो आ रहा है, जिसमें एक महिला कहती है अपने पति जब उसका कहता है कि सम्मान और ये चीज़ें जो होती हैं, ये पैसे से नहीं आती हैं, तो उसकी पत्नी कहती है कि इज़्ज़त और ये मिडल क्लास वैल्यू ऊट-पटांग होती है, वरना सम्मान चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, तो वॉचमैन को ₹500 दे के तो देखो, इतनी बार सलाम ठोकेगा। ये उसका प्रोमो है। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के रिज़ॉल्यूशन को देखें, कल जिस तरह मोदी जी के कसीदे काढ़े गए, हर व्यक्ति जो बोला उसने यही कहा कि ये दुनिया मोदी जी की वजह से चल रही है। उसने उन तभी सभी गलतियों को बताया कि वो कितनी बड़ी चीज थी, मोदी जी ने दुनिया को बचा लिया। किस तरह से कोरोना में मोदी जी ने पॉलिसीज बनाई जिससे हम कोरोना से बच गए। कोई एक चीज नहीं थी, लगभग हर फ्रंट पे कहा गया कि सब कुछ मोदी जी की वजह से हुआ। ये पार्टी के लोग थे, पार्टी के लोग कसीदे काढ़ रहे थे। उस महिला ने जो कहा था कि वॉचमैन को ₹500 दो, इतनी बार सलाम ठोकेगा, यहां पे उस महिला को ये शायद गलतफहमी हो गई। वॉचमैन का सलाम ठोकना और बाहर के लोगों का, जब अपने सोसाइटी से बाहर जाओगे तो बाहर के लोगों का सम्मान लेना, पॉजिटिव सम्मान लेना, ये अलग चीज होती है। मोदी जी ने अपने लोगों से सम्मान हासिल कर लिया, बहुत सलाम मिला उनको। क्या ये वाकई असली सलाम है? लिहाजा जब रिजोल्यूशन हुआ तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या बनी? कोरोना में जिस तरह मोदी जी ने किया, उससे देश बच गया। क्या क्या पॉलिसीज रही। अब आपको जब चुनाव आएगा, इस समय का हो, 2024 का हो, जनरल इलेक्शन, या 5 राज्यों का चुनाव हो जो अभी यूपी में होगा, पंजाब में होगा और कई राज्यों में होगा, आपके पास ये यही लेके आएंगे कि कमाल था मोदी जी का कोरोना में। हम आपको सिर्फ, आपकी याददाश्त कई बार होता है कि चीजें याद नहीं रहती हैं, तो हम आपको वो याददाश्त ताजा कराना चाहते हैं कि कोरोना में इतनी बड़ी गलती सरकार की जो थी, दुनिया की अगर कोई और सरकार होती, कब की वो गिर गई होती, कब की वो खत्म हो जाती। जिस तरह गलतियां कोविड 2 में हुआ है, जो दूसरी लहर आई थी उसमें हुआ है। पहली लहर में बिल्कुल सही था कि जिस तरह से वो डिसीजन लिए गए थे लॉकडाउन के, सही टाइम पे था। और सही टाइम पे ही नहीं था, काफी कुछ वो सही इम्प्लीमेंट भी हुआ और कोरोना से हम बच गए। हालांकि इसमें साउथ एशिया के लोगों पे कोरोना का उस तरह का असर वैसे भी नहीं हुआ था। आप साउथ एशिया के तमाम कंट्रीज ले लें, भारत के पड़ोसी देश भी ले लें, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबको भी ले लें, तो वो असर नहीं हुआ था। दूसरी लहर में भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी लहर में
आपको ये बताना जरूरी है, आपकी याद को ताजा करना, याददाश्त को एक बार फिर से टिटिलेट करने की जरूरत है, ताकि ये जब ये लॉजिक दें तो आप पूरी तरह से इक्विप्ड हों। अब आप गौर कीजिएगा, 1 मार्च को 12,000 केसेस भारत में थे। 1 मार्च या उससे पहले आप यूं कह दीजिए 12,000 केसेस। 1 अप्रैल आते आते 1 महीना ही बीता था, 1 लाख हो गए। 18 अप्रैल को मोदी जी वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनका सेंटेंस था, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अपार भीड़ नहीं देखी थी। इतनी अपार, जानते हैं उस दिन पर डे कितना था? 2,34,000। और ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को प्रतिदिन 500 लोग मरने लगे थे। अब आपको एक और चीज बताते हैं। 4 मार्च को कनाडा को भारत ने 50 लाख टीके दिए। आपको याद होगा कि टीके, हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी में चले गए थे कि भारत दुनिया को बचा लेगा, और मोदी जी ने यहां तक कहा था, और वो भी 28 जनवरी को देवोस के में लीडरों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत दुनिया को बचाएगा, भारत दुनिया में अग्रणी होगा कोरोना को लेके, और हमने तो जीत लिया ये जंग, और आप लोगों को भी पूरी मानवता की रक्षा के लिए भारत आज इस समय तैयार है। ये 28 जनवरी को कहा था। और इसी मुगालते में हमने वैक्सीन अपने यहां न लगा के ये भेजने शुरू किया। अपने यहां लगाना शुरू किया 16 जनवरी को, सिर्फ हेल्थ वर्कर को लगाए। हमने ये नहीं देखा कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़, जिसमें 96 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। 2 टीके लगने हैं तो वो कितना होगा, कितनी जरूरत पड़ेगी। अब आप आगे का गौर कीजिएगा। वहां पे एक हिंदू सोसाइटी करके एक संगठन है, चौराहों पे टोरंटो के इश्तेहार लगे, वेल डन मोदी, वेल डन मोदी। अब अगर वहां के चौराहे पे, बड़े चौराहों पे इस तरह के होल्डिंग्स लगे हों तो मोदी तो इंटरनेशनल नेता हो ही जाएंगे। अब इसका दूसरा, अगले दिन 5 अप्रैल को वहां के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा, जिस तरह से कोरोना में दुनिया फंसी हुई है और जिस तरह भारत इसमें अग्रणी रोल प्ले कर रहा है, भारत दुनिया को बचा लेगा। अगर दुनिया बचेगी कोरोना से तो भारत की वजह से बचेगी। ट्रूडो के पास 50 लाख उस समय पहुंच गए थे कनाडा में। अब हमारे यहां क्या स्थिति थी? 24 मार्च को आपको ताज्जुब होगा कि भारत में सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख वैक्सीन लगे थे। 76 देशों को हमने 6 करोड़ वैक्सीन दी। प्रतिदिन हमारे यहां लगभग 480 लोग मरने लगे थे। प्रतिदिन हमारा केस की संख्या 12,000 से बढ़ के उन 24 दिनों में प्रतिदिन 80,000 हो गई। इसके बावजूद हमने विदेश को किया, क्योंकि हमें इंटरनेशनल इमेज बनानी थी। अब आप इसका दूसरा स्वरूप देखिए। 18 अप्रैल को जब मोदी जी अपार जनसमूह को संबोधित, खुद ही उन्होंने कहा अपार जनसमूह है। 1 अप्रैल को 1 लाख ये बढ़ के 1 महीने में हो चुका था, और उसके बाद ये रुका नहीं और पीक पहुंचा 1 करोड़ 5 लाख। दुनिया के तमाम देश, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और खुद कनाडा, इन लोगों ने, अमेरिका ने अपने पॉपुलेशन के दूना का ऑर्डर नवंबर में ही दे दिया था। भारत ने एक्सपोर्ट किया क्योंकि वर्ल्ड लीडर बनना था,
और आप ताज्जुब करेंगे कि जनवरी में जो इसने ऑर्डर प्लेस किया था वो 1 करोड़ 10 लाख का था, जो मेन हमारी कंपनी है पुणे की SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कि कोविशील्ड बनाती है। भारत में आज भी 90% जो टीके लगे हैं वो कोविशील्ड, उसका ऑर्डर सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख का था, जबकि भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन बनाती है उसको 55 लाख ऑर्डर दिया गया था। एक महीना बीता, फरवरी में 2 करोड़ 10 लाख ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को मिले और थोड़े बहुत इसको मिले। आगे का कोई रोड मैप नहीं था, लिहाजा सीरम इंस्टीट्यूट अपने ही उत्साह से जो थोड़ा बहुत बनाया, उसका नतीजा क्या हुआ? टीके जो हमारे 16 जनवरी से लगने शुरू हुए, वो प्रतिदिन 2,40,000 जनवरी में लगे, फरवरी में 3,80,000 प्रतिदिन लगे, मार्च में 16 लाख लगे, अप्रैल में 30 लाख लगे, और जैसे ही मई आई तो ये सारा स्टॉक खत्म हो गया और मई में ये 45% कम हो गया। आप ताज्जुब करेंगे कि महाराष्ट्र में जो पीक पे थी, चरम पे था, ये बीमारी थी, उस चरम पे होने के बावजूद कई वैक्सीन सेंटर्स बंद का, करीब 60% वैक्सीन सेंटर्स बंद करने पड़े वैक्सीन ना होने की वजह से। अगर वो वैक्सीन, हम लोग नवंबर में इसका असेसमेंट, 8 नवंबर को मोदी जी गए थे सीरम इंस्टीट्यूट, फोटो अपॉर्चुनिटी थी कि मोदी जी बहुत सतर्क हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट को कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट चीखता रहा कि हमें पैसे चाहिए कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए, हमने कोई पैसा तब तक नहीं दिया। जब अप्रैल में चीख पुकार मची, तब जाके एक्सपोर्ट इसको बाहर भेजना बंद किया हमने, एक्सपोर्ट करना जो किया था। अब कनाडा का किस्सा सुन लीजिए, ये कनाडा को मोदी जी ने नहीं दिया था, ये उनका अपना कॉमर्शियल एग्रीमेंट सीरम इंस्टीट्यूट से था। तो जो धन्यवाद मिला, इस बीच में मोदी जी ने एक चीज जरूर किया, दुनिया के नेताओं को यह बताया कि भारत टीका इजाद करने में अग्रणी है। यह भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत टीका बनाता है, ये बात सच है, लेकिन वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है पुणे वाला का, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो बनाता है। और यह इजाद भारत ने नहीं किया था, जो भारत ने इजाद किया था उसको अभी 3 दिन पहले, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके 3 दिन पहले WHO ने दिया उसको क्लियरेंस, उसको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला था। अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था ये आपका नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है उसके साथ टाई अप करके बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट से बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट को नहीं मालूम कि इसका फॉर्मूला क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट एक एग्रीमेंट के तहत बनाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा टीका भारत में ही जरूरत पड़ती है टीके की, सबसे ज्यादा, सबसे प्रिमिटिव अभी हेल्थ सेक्टर में हम ही रहे हैं, लिहाजा सीरम इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ टीका बनाता है। अगर कोई कहे कि गोबर के उपले दुनिया में सबसे ज्यादा भारत आगे है, तो जी बिल्कुल आगे है। हमारे यहाँ गाय है, गोबर तो देती है, दूध कम देती है, भैंस है, गोबर तो देती है, दूध कम देती है। हमारे दूध का एवरेज पर एनिमल 2.5 लीटर है, दुनिया के किसी देश में इतना कम नहीं है, तो गोबर तो मिलेगा ही आपको। तो आप कह दे भारत नंबर 1 है गोबर में, ये कुछ इस तरह का लॉजिक था। अब इसके पीछे देखिए, 10 मार्च को इंसाकॉग जो एक कंसोर्टियम है, इस कंसोर्टियम से आप जो वायरस है, इसका आप जेनेटिक मैपिंग करते हैं। उसने 10 मार्च को इस कंसोर्टियम ने बताया कि, और सरकार को बताया कि साहब B1617 जो नया वेरिएंट है, जो दुनिया में तबाही मचा रहा है, भारत में 20% इसके पेशेंट्स हैं, 20% को ये है। सरकार ने इसको दबा लिया, ये रिपोर्ट आगे नहीं आई।
आई 26 मार्च को धीरे से कहा गया हाँ भारत में भी है। तब तक हम एक्सपोर्ट कर चुके थे, 6 करोड़ टीके एक्सपोर्ट हो चुके थे। 26 मार्च 10 मार्च को बताया जा रहा है कि कोरोना तो छोड़िए, वो तो निर्बाध गति से बढ़ ही रहा है, लेकिन ये भी हो रहा है कि नए वेरिएंट भारत में 20% आ गए। हमने उसका कॉग्निजेंस नहीं, उसको बल्कि दबा दिया। और अहंकार में आपका हेल्थ मिनिस्ट्री का एक अधिकारी कहता है वैक्सीन इज मेंट फॉर दोज हु नीड इट, नॉट फॉर दोज हु वांट इट। हम सबको वैक्सीन नहीं लगाते, जिसको जरूरत होती है उसको लगाते, इसलिए नहीं कि आपने चाहा है तो हम आपको वैक्सीन लगा दें। ये अहंकार था। और ये कब था? 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल तक आप जानते हैं कि क्या स्थिति थी पर डे, कितने लोग पर डे मर रहे थे, लेकिन अहंकार ये था। अब ये सारे दोष चुनाव में आते सरकार के। कोई अगर एफिशिएंट अपोजिशन होता तो, मुझे पता नहीं है कितना एफिशिएंट है, इसको ब्लॉक करने के लिए मोदी जी ने जब 100 करोड़ टीके हुए तो उन्होंने एक जश्न की तरह इसको ऐलान किया, एक जश्न बना दिया। जैसे 100 करोड़ टीके लगे, क्या हुआ, एक मतलब नया भारत उदय हो गया। और क्या क्षमता थी सरकार की, जबकि हकीकत ठीक उल्टा थी। जो हमारे हजारों लोग मरे वो ऐसे नहीं मरे थे, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से मरे थे। अगर टीका सही था तो ये क्या जरूरी नहीं था कि पहले लगता? एस्ट्राजेनिका का टीका उस समय नवंबर में ही वो हो चुका था, आप इसको पहले बनवा सकते थे। आप इसको सैंक्शन पहले, आपने तो कोवैक्सीन जो भारत की है उसको तो बिना सारे वेब कर दिया आपने, ट्रायल जितने भी थे सारे वेब करके आपने उसको परमिशन दे दिया था, हालांकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी। सीरम इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी थी, लेकिन आपने उसको ना तो ऑर्डर दिया क्योंकि आप मुगालते में थे। आप तो आपात जन समूह देख रहे थे, दीदी ओ दीदी कर रहे थे। तो आज जब आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठा तो उसने वेस्ट बंगाल की हार को कैसे बदला, आप जरा गौर कीजिएगा। वेस्ट बंगाल की हार को बहुत सामान्य तरीके से कहा, देखिए साहब, भले ही हमने सरकार ना बनाई हो, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ इससे तेज रफ्तार से नहीं बढ़ता। वेस्ट बंगाल में हमारा ग्राफ जबरदस्त बढ़ा है। हम हार में भी देखते हैं अपनी जीत, हम अपनी गलतियों में भी उसमें सोचते हैं कि कौन कौन सी चीजें बताएं ताकि हम पहले ही से ऑफेंसिव हो जाएं। जो मोदी जी का कहना है आपदा में अवसर, तो आप आपदा में अवसर देखे चाहे ना देखे, लेकिन अपनी गलतियों में अवसर जरूर ढूंढ लेते हैं, ये साफ है। अब चुनाव में एक और चीज जाएंगे, ये लोग करेंगे, वो ये होगा कि विपक्ष को ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम हेट पैदा कर रहा है विपक्ष। गौर कीजिएगा, विपक्ष एक्सट्रीम हेट पैदा कर रहा है। सीएए के खिलाफ आंदोलन कौन कर रहा है पूरे देश में? एक खास धार्मिक वर्ग कर रहा है, क्योंकि उसी को इफेक्ट पड़ने वाला है। जब दिल्ली में सीएए का आंदोलन हो रहा था तो आपका एक नेता कहता है दिल्ली वालों अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मंत्री कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो, नीचे से आवाज आती है। और कई बार ये कहता है, इस नारे का पहला पार्ट वो कहता है देश के गद्दारों को नीचे से आवाज आती है गोली मारो। बाकी एक गाली है, छोटी सी गाली है, तुकबंदी में वो फिट होती है, ये कहता है। और वो रिपीट करता है इसको, ऐसा नहीं कि जब वो गाली दिया तो वो चुप हो गया, ऐसा नहीं हुआ, उसने इसको और प्रमोट किया। आप समझ सकते हैं कि देश को घृणा के वातावरण में कौन है। असम में इंक्रोचमेंट हटाने का केस था, एक 12 साल का बच्चा आधार कार्ड लेने गया था,
आधार कार्ड लेके लौट रहा था, पुलिस की गोली लगी, वो मर गया। तो उस पे एक व्यक्ति उसके सीने पे चढ़ के कूद रहा है, फोटो खिंचाई गई। घृणा कौन फैला रहा है? अपोजिशन। आप एक संप्रदाय विशेष को लेके बहुत सारे कानून बनाते हैं। आप कश्मीर में भी कानून बदल देते हैं, सारी संवैधानिक व्यवस्था बदल देते हैं। आप डाइवोर्स के जो वो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उसका भी कानून बदलते हैं। आप क्या टारगेटेड नहीं है? आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय कैराना में, शामली में, जो कि अल्पसंख्यक बाहुल्य एरिया है, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर आए थे और उनका उनका भाषण जानते हैं क्या था? तालिबानी सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग इस सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लें, एक क्षण भी उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसको ये मैसेज दे रहे हैं? ये हेट कौन फैला रहा है? कौन तालिबानी सोच वाला है? तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें आएंगी अब की जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, अन्य 4 राज्यों में, और उसके बाद का तो जो रिजोल्यूशंस हुए हैं उसके तहत जो काम होगा उसमें यही बताया जाएगा कि कोरोना में मोदी जी ने कमाल कर दी, इस पूरे देश को बचा लिया और दुनिया को बचा लिया। दूसरा ये कहा जाएगा कि विपक्षी हेट फैला रहा है। किसान का चर्चा उस पर नहीं हुआ, पूरे किसान के इशू को लेके कोई बल्कि उस पे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि साहब ये जो हो रहा है, किसान चाहते क्या है, पहले तो ये बताए। 1.5 साल से ये समझ में नहीं आ रहा है, 1 साल से, कि किसान चाहते क्या है। 600 किसान मर गए, लेकिन किसान चाहते हैं क्या है ये तो पता ही नहीं लगा सरकार को अभी तक। बड़े ये किसान देखिए कितने बेवकूफ है, दरअसल पढ़े लिखे कम होते हैं तो वो अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं। ये सरकार के का मैसेज है। लिहाजा किसान पे कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ, किसान उनके शायद स्कीम में नहीं था, इसलिए किसान पे कोई रिजोल्यूशन नहीं है। ऐसी ये चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में आपके समक्ष आएंगी और आपको इन्हें काउंटर करना है अपने विवेक से। हम सत्य सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि स्थितियां ये बनने जा रही हैं आने वाले इस चुनाव में, तो आप इस पे गौर से देखें और फिर फैसला लें। हम उस सत्य को बताते हैं जो कि आपसे छिपाया जाता है। हम सिर्फ उस सत्य को बताते हैं जो कि मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि पूरे टेलीविजन और प्रिंट के जो मीडियम है आपके, वो इन सत्यों को नहीं बताते। अखबार में इश्तिहार दर इश्तिहार निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए के निकल चुके हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि देश में राम राज्य आ गया है। राम राज्य की कल्पना मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पढ़ लिया होता कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, अगर ये पढ़ लिया होता तो कोई भी संताप हमारी प्रजा को ना होता। अगर एक पार्टी खाली सैल्यूट कर रही है, एक वर्ग सैल्यूट कर रहा है, तो उससे इज्जत नहीं आती है। सैल्यूट सबको करना चाहिए था। जब बाहर निकले तो हर वर्ग सैल्यूट करे, इज्जत इससे मिलती है। लेकिन देखिएगा चुनाव में वो एक अजीब सा हवा बनेगी, आपको इससे सतर्क रहना है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी अगले मुद्दे पे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।